भारत में आईएसआई बेस्ड शहजाद भट्टी गैंग के 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 17 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में ऑपरेशन चलाकर शहजाद भट्टी नेटवर्क के 200 लोगों को धर दबोचा है। यूएपीए, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में 80 एफआईआर की गई हैं। सुल्तान की डायरी के आज के एपिसोड में जानेंगे कि कैसे किसी जमाने में टिकटॉकर रहा शहजाद भट्टी आईएसआई का हैंडलर बन गया। शहजाद भट्टी का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, क्या है आईएसआई की नई रिक्रूटमेंट टैक्टिक्स जिसके जरिए कुछ भटके हुए नौजवानों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच की खास पेशकश सुल्तान की डायरी। चले पूरी कहानी की शुरुआत जो है एक इंसिडेंट से करते हैं। 24 मई 2026 का दिन था। एएसआई जोगा सिंह, जो उनकी उम्र 52 साल थी, वो मजीठिया फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पड़ती है अमृतसर देहात में, वहाँ से अपने स्कूटर से जा रहे थे। जनरली वो कार से अपने ऑफिस जाया करते थे, लेकिन उस दिन उनका कार का टायर पंचर था, इसलिए वो स्कूटर के जरिए अपने ऑफिस मतलब पुलिस थाने जा रहे थे। और इस दौरान जो है कुछ लोग उनको रास्ते में रोकते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। एएसआई जोगा सिंह की मौत हो जाती है। और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के तुरंत बाद जो है एक संगठन इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेता है। इस संगठन का नाम है तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। और ये संगठन जो है अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे प्रेस रिलीज जारी करता है और ये कहता है कि उसकी अल बुराक स्क्वाड ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उनको सफलता मिली है। इससे पहले इसी किस्म की घटना जो है हमको गुरदासपुर में देखने को मिली थी फरवरी 2026 में। उस समय आलिया पुलिस चौकी है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमला किया था, आतंकवादी हमला किया था, जिसमें एएसआई गुरनाम सिंह और अशोक कुमार की जो है हेड कांस्टेबल होमगार्ड के जवान थे अशोक कुमार, उनकी सर में गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। ये 2 घटनाएं पंजाब में लगातार होती हैं कुछ ही महीनों के अंतराल में। और ये जो जोगा सिंह की जो मौत होती है उसके बाद में तहरीक तालिबान हिंदुस्तान नाम का एक नया संगठन आता है मैदान में और वो इसकी पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेता है। जून 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और ये 5 लोग जो है गिरफ्तार होते हैं। इन लोगों के ऊपर भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस काफ़ी समय से इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो पता लगता है कि ये 5 लोग भी जो हैं वो तहरीक तालिबान हिंदुस्तान से टीटीएच से जुड़े हुए थे और ये भी इसी किस्म के घटनाक्रम को अंजाम देना चाहते थे। दिल्ली एनसीआर में ये लगातार पुलिस ऑफिसर्स की रेकी कर रहे थे। तो ये जो है, हालांकि जोगा सिंह के मामले में जो जोगा सिंह के शूटर्स थे उनको नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन ये 3 घटनाएं जो हैं, मतलब दिल्ली पुलिस में 2026 के जून में कुछ लोगों को 5 लोगों को पकड़ना जो कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान का नाम ले रहे थे, और दूसरा गुरदासपुर में जिस किस्म की घटना हुई, फिर उससे पहले अमृतसर में जो घटना हुई मई में। तो ये तीनों घटनाएं एक लय में जुड़ती हुई हमको दिखाई देती हैं। और ये तहरीक तालिबान हिंदुस्तान नाम का जो संगठन है वो कुछ नहीं है, उसका हैंडलर है शहजाद भट्टी। अब शहजाद भट्टी एक ऐसा नाम है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित रहा, काफ़ी उसके बारे में चर्चा होती रही। और बुनियादी तौर पे कहा जाए तो एक टिकटॉकर था, और वो कैसे टिकटॉकर से वो देखते ही देखते जो है वो आतंकवादी हैंडलर बन गया, आईएसआई का हैंडलर बन गया। तो ये कहानी हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो शहजाद भट्टी 2013 में पहली बार चर्चा में आता है। लाहौर का रहने वाला है, पाकिस्तान का, और वहाँ पर इसके ऊपर चोरी की, डकैती की कुछ जो है इल्ज़ाम इसके ऊपर केस मुकदमे होते हैं। उसके बाद में 2015 तक उन सारे केसेस से फ्री हो जाता है। 2015 में वो चला जाता है दुबई, और दुबई जाने के बाद जो है वहाँ पे वो कबाड़ का बिजनेस शुरू करता है। और कबाड़ का बिजनेस शुरू करने के साथ साथ जो है 2018 में वो पहली बार टिकटॉक पे नमूदार होता है, वहाँ पे अपनी वीडियोस बनाना शुरू करता है और टिकटॉक पे काफ़ी पॉपुलैरिटी उसको मिलती है, क्योंकि वो एक रिलीजियस लाइन लेता है, मतलब एक तरीके से कट्टर इस्लामिक लाइन लेता है तमाम सारी चीज़ों पे। उसके अलावा वो तमाम किस्म की बातें जो है लगातार करता रहता है। तो इसमें 2018 में वो टिकटॉक पे पॉपुलर होना शुरू होता है। भारत के संदर्भ में शहजाद भट्टी जो है वो पहली बार चर्चा में आता है 2024 में। 2024 में जून में लॉरेंस बिश्नोई, जो कि भारत का गैंगस्टर है और साबरमती जेल में बंद है, उसकी और शहजाद भट्टी की एक वीडियो आती है 17 सेकंड की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई शहजाद भट्टी को ईद की मुबारकबाद देता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ से शहजाद भट्टी जो है वो भारत में उसका नाम पहली बार चर्चा में आता है। हालांकि पाकिस्तान में जो है उसका नाम लगातार चर्चा में रहता भी है। और दूसरी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के ये घटनाक्रम होता है, उसके तुरंत बाद जो है आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है अक्टूबर 2024 में। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में बाबा सिद्दीकी की हत्या में एक आरोपी होता है जिसान अख्तर। उसके कुछ हफ्ता बाद में एक वीडियो आती है
24 के अक्टूबर में कि उसमें वो कहता है, जिशान अख्तर वो क्रेडिट देता है शहजाद भट्टी को कि शहजाद भट्टी ने जो है मेरे को बाहर निकाला भारत से और मैं पुलिस के चंगुल से बाहर निकल पाया, तो शहजाद भट्टी की मदद से निकल पाया। तो ये यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि शहजाद भट्टी धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है उसमें भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, या उसमें पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ से जो है इसकी यात्रा शहजाद भट्टी की शुरू होती है। और इस समय तक, जिस समय जिशान अख्तर को जब ये भगाता है, उस समय तक हमको ये समझ में आने लग जाता है कि ये ऑपरेशन जो है इसका अकेले का ऑपरेशन नहीं है, ज़रूर पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी ISI वो इसकी बैकिंग कर रही है, और उसके हमको धीरे धीरे नतीजे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी अगर आपको थोड़ी सी समझनी है तो आपको थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा कि पंजाब में 2018-19 के दौर में हो क्या रहा था। असल में 2018-19 के दौर में हुआ ये कि एक नांदेड़ का एक शख्स होता है जिसका नाम होता है हरविंदर सिंह रिंदा। उसके ऊपर यहाँ पे कत्ल के और कुछ संगीन मुकदमे दर्ज होते हैं। नांदेड़ में उसके ऊपर कत्ल का एक मुकदमा दर्ज होता है। ये कैरेक्टर याद रखिएगा, हरविंदर सिंह रिंदा। और हरविंदर सिंह रिंदा के ऊपर वो भागता फिर रहा होता है पुलिस से। तो फिर उस समय बेंगलोर के एक होटल में पुलिस जो है उसको लगभग पकड़ने के बहुत करीब पहुँच जाती है। वहाँ से वो खिड़की से कूद के जो है वो भाग निकलता है। फिर वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुँचता है। पाकिस्तान पहुँचने की वजह क्या है? दरअसल पाकिस्तान ने मतलब 80s के ज़माने से ही जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनको पनाह दे रखी है। पाकिस्तान बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे। तो हरविंदर सिंह रिंदा जो है वो BKI के झंडे तले, बबर खालसा इंटरनेशनल के झंडे तले पाकिस्तान पहुंचता है। और वहाँ से वो दरअसल, क्योंकि उससे पहले जब ये भारत से भाग रहा होता है उस समय ये लॉरेंस बिश्नोई, ये जो पंजाब के गैंगस्टर्स हैं उनके टच में होता है। तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है। हरिंदर सिंह रिंदा क्या करता है कि वहाँ से पाकिस्तान से ड्रग्स और आर्म्स की सप्लाई शुरू करता है बॉर्डर के इस पार, और उस समय वो ड्रोन का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो रिंदा जो है वो कुल मिला के उसको ISI जो है इस किस्म से इस्तेमाल करती है। और यहाँ से पहली बार हम एक वर्ड सुनते हैं, नार्को टेररिज्म। पाकिस्तान की ISI एक बहुत सिंपल तरीका अपनाती है। पाकिस्तान की ISI को ये समझ में आया कि अगर हमको पूरा नेटवर्क अगर बनाना होगा तो उस पूरा नेटवर्क जो है वो स्कैनर में रहेगा। गवर्नमेंट जो है, मान लो कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके स्कैनर में रहेगा, भारत सरकार के स्कैनर में रहेगा, और हमारा जो नेटवर्क अगर पकड़ा जाएगा तो उसको वापस रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो पहले से गैंगस्टर्स का जो मॉड्यूल है, जो नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए किया जाए। अच्छा, हमारी जो मणिपुर की जो डॉक्यूमेंट्री थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी उसको जरूर देखिएगा, कि मणिपुर की डॉक्यूमेंट्री में हमने गोल्डन ट्रायंगल की बात की थी, उसके साथ साथ गोल्डन क्रिसेंट की भी बात की थी। गोल्डन क्रिसेंट का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये वाला जो इलाका है इसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है, उसको सामान्य तौर पर क्रिसेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये जो पूरा पूरा मॉड्यूल है जिसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है ड्रग्स के हवाले से, ये किस तरीके से काम करता है। तालिबान के आने से पहले बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का क्लाइमेट सूट करता है, तो अफगानिस्तान पहाड़ी इलाका है, ठंडी जगह है, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे अफीम बोई जाती थी। और अफीम को जो है वहाँ के वॉरलॉर्ड्स जो है वो ट्रेड करते थे। ये सारी अफीम जो है खैबर दर्रे से होती हुई या चमन बॉर्डर से होती हुई पाकिस्तान आती थी, जहाँ से इससे हेरोइन और दूसरी ड्रग्स जो है वो बनाई जाती थी, कोकेन बनाई जाती थी, हेरोइन बनाई जाती थी। और ये ड्रग्स जो है फिर सप्लाई होती थी तमाम जगहों पे। और यही कारोबार लगभग आपको जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका है ईरान के बॉर्डर पे, वहाँ पर भी आपको इसी किस्म का कारोबार चलता हुआ दिखाई देगा। तो इस वजह से इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। और गोल्डन क्रिसेंट के जरिए ISI अपनी फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा जो है इस पूरे के पूरे ड्रग के कारोबार से उगाती है, या ड्रग के पूरे कारोबार को मैनेज करके ISI अपने फंडिंग का बड़ा हिस्सा निकालती है। ये बहुत नॉन फैक्ट है। तो भारत में ये हुआ कि ये जो पूरी की पूरी ड्रग्स जो पाकिस्तान में बन रही थी, खैबर पख्तूनख्वा में हेरोइन, कोकेन वगैरह, जिसको सामान्य तौर पे पंजाब में चिट्टा कहा जाता है, तो ये खेप जो है आती थी इधर। और यहाँ पे इसको बॉर्डर इलाकों में रिसीव करवाता था एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था जग्गू भगवानपुरिया, जो कि अभी सिलचर जेल में है। तो जग्गू भगवानपुरिया का पूरा नेटवर्क जो है वो बॉर्डर इलाकों में था, कि वो बॉर्डर इलाकों में से जो पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स है उसको वहाँ से वो कलेक्ट करवाता था। अब जग्गू भगवानपुरिया के पास में ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था जो कि पूरे देश में जो है इस पूरे के पूरे चीज़ों की सप्लाई आगे कर सके, तो उसको सप्लाई लाइन की जरूरत थी। और यहाँ पे आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई को आप ये समझिए कि बदलते दौर में जिस किस्म से गैंग वॉर शुरू हुआ, लॉरेंस बिश्नोई को हम कई चीज़ों के लिए मतलब गैंगलैंड में कई नए प्रयोगों के लिए हम उसको उसकी पहचान के तौर पे उसको समझ सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने पहला काम ये किया कि उसने कोई भी संगठित अपराध सिंडिकेट खड़ा नहीं किया। उसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत लूज सा ऑर्गेनाइजेशन है। वो कई किस्म के जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे
उसकी गैंग के लोग व्हाट्सएप पे सिग्नल पे तमाम जगहों पे ग्रुप्स चलाते हैं और उन ग्रुप्स में एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं जान रहा होता है। और यहाँ पे इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई कई सारे लोगों से एक साथ जुड़ा हुआ है और वो जो है एक ग्रुप में एक टास्क देगा कि ये टास्क कौन करने वाला है, उसको इतने पैसे मिलेंगे। जो आदमी उसकी हाँ भरता है तो उसको जो है अलग से फिर उससे पर्सनल चैट में बात हो जाती है, उसको ये बता दिया जाता है कि तुम यहाँ जाओगे तो हथियार दे दिया जाएगा, ये आदमी तुमको फलाने आदमी तक ले जाएगा, उस पर जाके तुमको फायरिंग करनी है। टास्क इस तरीके से मिल जाता है। और ये लॉरेंस बिश्नोई की मोडस ऑपरेंडी जो है, ये नए जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी जो है उस पूरी गैंग ने बनानी शुरू की। ये बहुत इसको काबू करने में भारतीय जो सुरक्षा बलों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे होता यह था कि लॉरेंस बिश्नोई जो आदमी टास्क ले रहा है और जो आदमी उसको हथियार पहुंचा रहा है और जो आदमी उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तीनों एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं। तो इस तरीके से अपराध की वो कड़ियां मिल नहीं पाती थी, सबूत मिल नहीं पाता था और इसकी वजह से ये गैंगस्टर 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद में जमानत पे रिहा हो जाते थे, क्योंकि पुलिस के पास में कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस जो है नहीं हो पाता था। इसी तरीके से ये संपर्क करने के लिए इस तरीके से करते थे कि जेल में बैठ के, जेल में इनके पास में कहीं से कैसे भी करके जेल का जो सिस्टम है उसमें सेंध लगा के ये वीपीएन के जरिए जो है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को, तो अगर कोई बात भी हो रही है तो वो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे लाउड स्पीकर पे बात हो रही है, तो दोनों फ़ोन के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाता था। तो ये लोग इतना शातिर तरीके से काम करते आए हैं। तो ये जो तरीका था, इसने जो है लॉरेंस बिश्नोई को बहुत ज़्यादा मतलब आसान कर दी चीज़ें उनके लिए। लोगों को रिक्रूट करना, जो गैंग में जिस तरीके से लोगों को रिक्रूट करना, तो टास्क बेस पे वो जो लोगों को किस तरीके से रिक्रूट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इस किस्म के प्रयोग जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार शुरू किए। अब ये शहजाद भट्टी जो है काफ़ी समय से लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो भी कर रहा था और लगातार जो है वो, और दूसरी तरफ वो जो है उसका टिकटॉक पे जो है बदमाशी का वो सारा का सारा बदमाशी की रील बनाना और ये तमाम सारी चीज़ें वो भी उसकी लगातार जारी थी। और इस बीच में 2025 में जो है उसकी रजब भट्ट के साथ, रजब भट्ट भी इस तरीके का एक टिकटॉकर था, तो दोनों के बीच में काफ़ी जो है विवाद चला ये, और तौहीन रसालत का एक दूसरे पे ऊपर आरोप लगाए। तो टिकटॉक पे जिस किस्म के वॉर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि एक जो है बदमाश दूसरे बदमाश को चैलेंज कर रहा है ओपन कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम लाहौर आ जाओ, तुम रावलपिंडी आ जाओ, इस किस्म के जो है बयान जो दिए जाते हैं हम अक्सर देखते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसे कई लोग जो हैं वो ट्रैक्शन खींचने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, जिसको हम कहते हैं एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए, इस किस्म के जो है हथकंडे सोशल मीडिया पे लगातार अपनाए गए हैं, अपनाए जाते रहे हैं। तो उसी किस्म के हथकंडे जो है ये शहजाद भट्टी अपनाता रहा और इसने 2025 में रजब भट्ट, वो भी एक टिकटॉकर था, उसके घर पर जो है पहली बार हमला करवाया और इसकी वजह से पाकिस्तान में भी काफ़ी चर्चा में रहा। और दूसरी तरफ जो है शहजाद भट्टी भारत में जो है धीरे धीरे आईएसआई के कंट्रोल में चलता गया और भारत में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई लोगों को रिक्रूट करता था अपने गैंग के लिए, टास्क बेस्ड जो है रिक्रूटमेंट होती थी, उस किस्म की रिक्रूटमेंट इसने करनी शुरू की लॉरेंस बिश्नोई को कॉपी करते हुए। तो पहले क्या होता था कि जग्गू भगवानपुरिया जो कि बॉर्डर से आया हुआ माल जो है उसको कलेक्ट करता था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्क के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इसमें आईएसआई का फायदा ये होता था कि जो हथियार वहां से पहुंचाए जा रहे होते थे, जो ड्रग्स के जरिए जो पैसे का कट जो होता था वो डायरेक्टली पहुंचा दिया जाता था जम्मू के जरिए कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी उसको फंड किया जाता था। और ये आसान था क्योंकि इसके जरिए जो है आईएसआई का कोई डायरेक्ट लिंकेज जो है, चाहे वो हवाला से पैसा आ रहा हो, चाहे क्रिप्टो के जरिए पैसा आ रहा हो, लेकिन उसका एक साइबर फुटप्रिंट या उसका एक ऐसा फुटप्रिंट है जिसके जरिए एजेंसी अंततः आईएसआई तक पहुंच सकती थी। तो वो रास्ता बंद हो गया। वो सिर्फ ड्रग्स पहुंचा रहे थे, ड्रग्स स्मगल कर रहे थे और ये जो ड्रग्स बिक रही थी, इसकी जो भी डील हो रही थी, उसका एक हिस्सा जो है आईएसआई की तरफ से पहुंचवा दिया जाता था जम्मू कश्मीर में या जम्मू में या कश्मीर में, जहां पे भी उनको पहुंचाना होता था। जो हथियार या एम्युनिशन पहुंचाना होता था वो भी इसी रूट के जरिए पहुंचाना शुरू कर दिया था आईएसआई ने। 2019, 20, 21 की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसी को पहली बार जो है हमारी एजेंसी उसने नार्को टेररिज्म कहा। तो ये जो गैंग्स जो थी, जो इनका नेटवर्क जिस तरीके से काम कर रहा था आईएसआई के लिए, तो शहजाद भट्टी के जरिए फिर आईएसआई ने, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सख्ती हो गई, उसको साबरमती जेल भेज दिया गया। तमाम जो गैंग्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय एजेंसीज के द्वारा।
द्वारा। तो वो जो वैक्यूम था उसको फिल करने की जिम्मेदारी मिली शहजाद भट्टी के ऊपर। तो शहजाद भट्टी के ऊपर जो पहला आरोप जो है आतंकवादी हमले का या आईएसआई की तरफ से जो हैंडलिंग करने का पहला आरोप लगता है, वो लगता है 16 मार्च 2025 को। एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं रोजर संधू, उनका इसके साथ में कुछ इसी तरीके का ऑनलाइन विवाद हुआ था, जिसके बाद में इन्होंने रोजर संधू का जो लुधियाना का घर था उसके ऊपर ग्रेनेड हमला जो है करवाया गया था शहजाद भट्टी की तरफ से। इसके थोड़े दिन बाद में 25 नवंबर 2025 को सिरसा का जो महिला पुलिस थाना है वहाँ पे ग्रेनेड से हमला हुआ। जब उसके अपराधियों को, जो उसके जिम्मेदार थे, उनको जीरो किया गया, तो उसके पीछे भी हैंडलर के तौर पे शहजाद भट्टी का नाम सामने आया। 10 जनवरी 2026 को अम्बाला की बलदेव नगर पुलिस चौकी है, वहाँ पे आईडी ब्लास्ट हुआ और इसके पीछे भी जो है शहजाद भट्टी का नाम एजेंसियों को सामने आया कि वो मास्टरमाइंड था, वो उस पूरे के पूरे ये ऑपरेशन को हैंडल कर रहा था आईएसआई की तरफ से। तो शहजाद भट्टी जो है इस तरीके से प्रोमिनेंस में आता है, भारतीय एजेंसियों की उसके ऊपर नज़र पड़नी शुरू होती है कि शहजाद भट्टी दरअसल है कौन। अच्छा, ये शहजाद भट्टी ये अकेला नहीं है, इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं, जैसे अमजद गुज्जर है, आबिद जट है, राणा हुसैन है, फारूक खोखर है, जफर सुपारी है, शेख सुलेमान है, सरफराज डोंगर उर्फ जोरा सिंह है। इस किस्म के तमाम जो है अकाउंट्स चलते हैं इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जो इस तरीके से, और ये जो अकाउंट चलते हैं ये लगातार अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं। उसमें जो कमेंट बॉक्स में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, फिर वो उनकी प्रोफाइल जो है उनकी प्रोफाइल को एनालाइज किया जाता है कि क्या ये ऐसी वनरेबल, इसकी कुछ वनरेबिलिटी है क्या जिसके जरिए इसको रिक्रूट किया जा सकता है। और वो जो युवा जो जिनके पास में रोजगार नहीं है, खासतौर पर ये पूरे मॉड्यूल्स में जो हमने देखा तो बहुत सारे युवा ऐसे थे जो ड्रग्स का शिकार थे या ड्रग से पीड़ित थे, ड्रग एडिक्ट थे। वैसे लोगों को, कुछ जिनका फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लमेटिक है, जो कुछ ऐसे युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं, तो वो जो गुस्सा, जो एंगर और जो बेरोजगारी की जो स्थिति है, जिनके पास, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के ये गैंग्स जो हैं, ये खासतौर पे ये जो आईएसआई के हैंडलर्स हैं, मैं नाम आपको एक बार वापस बता देता हूँ, शहजाद भट्टी, अमजद गुज्जर, आबिद जट, राणा हुसैन, फारूक खोखर, जफर सुपारी, शेख सलमान, सरफराज डोंगर, जोरा सिंह, इस तरीके के कई नाम हैं। सरकार नाम से भी एक अकाउंट चल रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे युवा जो कि वनरेबल हैं उनको रिक्रूट करके छोटे छोटे टास्क देके, शुरुआत में कहा जाएगा कि आप जो है आबिद जट के नाम के पोस्टर चिपकाओ फलाने जगहों पे जाके, उसका वीडियो हमको बना के भेजो, उसके हम 10-12 हज़ार रुपये देंगे। फिर कहेंगे कि कोई पुलिस स्टेशन की रेकी करके हमको वीडियो भेजिए, उसका हम आपको 25,000 रुपया देंगे। तो ये जब पैसा आना शुरू होता है तो लड़कों को जो है आगे से आगे टास्क मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हम जो है, हमने ये जो खास तौर पे जो किसी ज़माने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोडस ऑपरेंडी हुआ करता था, उसी को अपना के आईएसआई जो है वो टास्क बेस्ड जो है हैंडलिंग जो है उसने भारत में शुरू की है, खासतौर पे 2025-26 से। और इसको लगातार जो है हमारी एजेंसियों की नज़र जो है इसके ऊपर पड़ी हुई थी और एजेंसियाँ लगातार इसको देख रही थी कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद में 15 अगस्त से पहले एक साथ क्रैकडाउन हुआ है और 200 लोग जो हैं इस पूरी की पूरी गैंग के, इस पूरे नेटवर्क के, इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क के गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये अभी की स्थिति ये हमारे सामने बनती है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि खासतौर पे उन युवाओं को जो बहुत प्रभावित हो जाते हैं गैंगस्टर्स को देख के, जो वो टीनेजर जो 17, 18, 19 साल में हैं, जिनमें नीर शीर विवेक नहीं है, जो दूध पानी में फ़र्क करना जो है, जिनका अभी उतनी बुद्धि नहीं, उतनी मैच्योरिटी नहीं है, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, उन टीनेजर्स से कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे ये बंदूकें लहराते हुए गाड़ियों के ऊपर जो रील बना रहे हैं, इनकी असल हकीकत जो है वो हमने देखी है। बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर, बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है, ये कितने बहादुर हैं ये हमने उनको जो है वास्तव में देखा है। ये लोग पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखे मैंने, एक नहीं दर्जनों गैंगस्टर जिनका बहुत खौफ, बहुत नाम है, वो पुलिस के सामने ऐसे रोते हैं कि सर मेरे को जिंदा छोड़ दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मूतते हुए देखा है मैंने पुलिस के सामने इन लोगों को। तो आप जो है, और ये रास्ता जो कि अपराध का रास्ता है, उसमें कहीं किसी को कोई हासिल नहीं। और ये जो अपराध का रास्ता है, ये जो गैंगबाजी का रास्ता है, ये जो आपको दूर से ये सारी दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत दिखाई देगी कि आपका भौकाल होगा, आपसे लोग डरेंगे, आपके हाथ में बंदूक होगी, आप थार के ऊपर चल रहे हैं और कोई भी देखेगा आपको सलाम करेगा। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। इस देश में कानून का राज है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको मैं इस वीडियो के जरिए सिर्फ इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे नागरिक बनिए, क्योंकि देश में कानून का राज है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और ये गैंगबाजी का, गैंगस्टर बनने के जो ख्वाब जो हैं, वो किसी न किसी दिन आपको जेल के सलाखों के पीछे ले जाएंगे। फिर पूरी ज़िंदगी जो है आप वहाँ पे परेशान होंगे, आपके घर वाले बाहर परेशान होंगे, जमानत के लिए कचहरी के चक्कर लगाते हुए घूमेंगे। ये बहुत बुरा अनुभव है।
दिमागी रूप से तोड़ देने वाला अनुभव है, आर्थिक रूप से तोड़ देने वाला अनुभव है, तो गलत रास्ते पे मत चलिए। कुछ सोशल मीडिया की रील देख के ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में कि आप हथियार लहराते हुए थार में आएंगे कि लोग आपको सलाम करेंगे, ये नहीं होता है। इसको आप समझिए और जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है। और ये इस तरीके के जो रिक्रूटर्स हैं, जो हैंडलर हैं, जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आप उनका शिकार बनने से बच जाएंगे। तो इसी के साथ में हम सुल्तान की डायरी का एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। और आपने बार बार कहा था कि आप थोड़ा सा अपनी बोलने की स्पीड स्लो करिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा, क्योंकि जो नेचुरल मेरी बोलने की गति है उसको थोड़ा सा स्लो करें ताकि आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये हमने कोशिश की, तो आपको हमारी कोशिश क्या आपको ठीक लग रही है, इसके बारे में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और साथ में ये जो शहजाद भट्टी का ये पूरा का पूरा हमने आपको मामला समझाया, ये आपको कितना समझ में आया, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं अभय, वही इस वीडियो को एडिट भी करेंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।